नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर सैयद एहसन। हमारे कोई भी अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो आप इन दोनों नंबर पर कृपया कॉल कर लीजिए। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब से और हमारे कौन कौन से कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग और उनके बेनिफिट्स। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपकी बहुत सहायता होगी। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। आज की शुरुआत प्रीलिम से करते हैं हम लोग। इन्फ्लेशन अलर्ट पेज नंबर 6 पे। एक्चुअली ये एडिटोरियल है पर प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैं आपको उसके हिसाब से ही बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स या मेंस, मैं सिर्फ यहाँ पे वही कवर करता हूँ जिस पे आपको क्वेश्चंस आने की संभावना हो। आप में से जो लोग एडिटोरियल्स पढ़ते हैं वो देखते होंगे कि कई बार एडिटोरियल्स काफ़ी पॉलिटिकल या काफ़ी फैक्चुअल होते हैं, जिससे लोगों का काफ़ी कुछ प्रोपागेंडा या किसी की एक पर्सनल सोच लिखी होती है। तो उस तरह के आर्टिकल्स पे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही यहाँ पे बताता हूँ। ऑलराइट, तो इन्फ्लेशन अलर्ट देखिए, 6.1% पे इन्फ्लेशन पहुंच गया है आज की रिपोर्ट के हिसाब से। और जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 4% होती है, +2 -2 इसमें अलाउड है कि मिनिमम 2% और मैक्सिमम 6%। तो अभी 6.1% पहुंच गया है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी दिक्कत वाली और सोच वाली बात है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की होती है वो पॉलिसी रेट सेट करती है। पॉलिसी रेट इज जनरली नोन एज द रेपो रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं, ताकि इन्फ्लेशन, ठीक है, इसी रेंज में रहे। सॉरी फॉर दिस, इन्फ्लेशन लिख दिया है गलती से। इन्फ्लेशन इस रेंज में रहे, इसीलिए ये किया जाता है। डिमांड एंड सप्लाई, ये दो फैक्टर होते हैं जिससे इन्फ्लेशन पे असर पड़ता है। ठीक है, तो एक डिमांड साइड इन्फ्लेशन बोला जाता है और एक सप्लाई साइड। आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन सी मिनिस्ट्री या कौन कौन सी बॉडी उनको रिलीज करती हैं। ठीक है, सीपीआई मैंने एक लिखा है यहाँ पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये रिटेल इन्फ्लेशन है 6.1%। तो डिमांड एंड सप्लाई की हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिए, जब भी किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगती है और अगर उसकी सप्लाई थोड़ी सी कम हो तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट में 100 ही टमाटर हैं और पहले 10 लोग थे उनको खरीदने वाले, तो वो 10 रुपए में बिक रहा था। अब अगर 50 लोग हो गए उसको खरीदने वाले और टमाटर की सप्लाई नहीं बढ़ी, तो जाहिर सी बात है कि उस 100 टमाटर के दाम 10 रुपए से बढ़ के 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई बिना सप्लाई बढ़े। लेकिन जो आज कल हो रहा है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं कोविड की वजह से। जो चीजें पहुंच नहीं पा रही हैं उसको हम लोग सप्लाई साइड इन्फ्लेशन बोलते हैं। कि जब आपका जो लॉजिस्टिक्स होता है, ट्रक से सामान जाना, ट्रेन से सामान जाना, लेबर एक छोड़ के चले गए फैक्ट्री से, तो चीजें बन नहीं रही हैं, तो इनको सप्लाई साइड बॉटल नेक्स बोला जाता है। 6.1% पे ये हो गया है। तो ये सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि अभी जो डिमांड है वो ऑल टाइम लो पे है। तो दूर दूर तक डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन तो अभी है नहीं। तो अगर डिमांड इतनी कम है और तब भी इन्फ्लेशन पहुंच गया है, मतलब सिवियरली हमारी जो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर है और सप्लाई चेन है वो परेशान है। तो अगर इस टाइम पे थोड़ी सी भी अगर डिमांड बढ़ जाती है, अगर हम लोग थोड़ा सा भी नॉन एसेंशियल्स की तरफ चीजें डिमांड करने लगे, तो सप्लाई चेन इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है कि इन्फ्लेशन दोनों तरफ से बहुत तेजी से बढ़ेगा और ये आपका 10% भी हो सकता है। तो उससे जो है सरकार को बहुत दिक्कत हो जाएगी। और महंगाई जब भी बढ़ती है, आपको पता है कि देश में किस तरह के हालात होने लगते हैं, खास करके फूड आइटम्स की, सब्जियों की और दालों की। ओटीपी, ओटीपी याद रखिएगा, अनियन टमेटो पटेटो। इसके लिए सरकार अलग अलग स्कीम चलाती है। बेसिक सब्जियों में ये आते हैं, अगर इनके दाम बढ़ जाते हैं तो बहुत ज्यादा बेस लेवल पे दिक्कत आने लगती है, लोग भूखमरी से मरने लगते हैं। ऑल राइट, प्रीलिम्स के लिए इतना था। थोड़ा सा मैंने आपको इसको मेंस के लिए भी समझा दिया है कि इन्फ्लेशन कैसे आपको एनालाइज करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंस के लिए देखिए, आज जो आर्टिकल था, इट इज टाइम टू फ्लैटन द पैंडेमिक स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, पेज नंबर 6 पे है ये।
GS2 में वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार उसमें आके फिर क्या करती है। वल्नरेबल सेक्शंस, आपको ध्यान होगा वल्नरेबल सेक्शंस कौन होते हैं। पुअर हो गए, मार्जिनलाइज्ड हो गए, सारी विमेन हो गई, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, जो भी लोग सोशली एजुकेशनली या किसी भी तरह से बैकवर्ड हैं या पुअर होने की उनके चांसेस ज़्यादा हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने के, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे नीचे जा चले जाएंगे वो, अगर उसमें उनको ज़्यादा संभावना होती है इन चीज़ों की तो उनको वल्नरेबल सेक्शंस में लिया जाता है। ऑल राइट, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखिए एनालिसिस में उसमें ये बोला गया है कि सुपर स्प्रेडर वर्ड जो है ये अभी हम लोग बहुत देख रहे हैं, न्यूज़ में कई बार सुनने को आया है कि ये तो कोविड के सुपर स्प्रेडर हैं। तो जो साइंटिफिक डेफिनेशन है सुपर स्प्रेडर की, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होते हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एपिडेमिक्स आते हैं जो पूरी दुनिया में फैलते हैं, पैंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक पूरी दुनिया में जो फैलता है उसको बोलते हैं एपिडेमिक, एक देश के अंदर अगर हो तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है, पर उसके जो डॉक्टर्स होते हैं जो इसको स्टडी करते हैं उनको एपिडेमियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उनके लिए सुपर स्प्रेडर एक इंडिविजुअल होता है, कि एक आदमी की एक एक इंडिविजुअल, किसी से आपको जल्दी कोरोना लगेगा, किसी से नहीं लगेगा, क्योंकि किसी एक इंसान को अगर कोरोना है तो उसको दूसरे को देने में उसकी कभी कभी क्षमता ज्यादा होती है, वो एक बार में ज्यादा वायरस लोड छोड़ सकता है। तो बेसिकली इट इज ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। उस तरह से एपिडेमियोलॉजिस्ट सुपर स्प्रेडर्स को एक इंसान के लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन जो हमारी आजकल मीडिया और सोसाइटी है, इसने क्या करा है, इन लोगों के लिए वो एक सोशल ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। तो उससे हो क्या रहा है कि आप एक इंडिविजुअल जो जल्दी आपको बीमारी दे सकता था उसने आपको देखा, ठीक है, सब्जी वाले हो गए, एक्सपैट्रिएट्स जो बाहर से इंडियंस, एनआरआईज या जो बाहर हमारे लेबर काम करते थे जो वापस आए हैं वंदे भारत मिशन से, रिलीजियस ग्रुप्स, अभी आपने देखा होगा तबलीगी जमात का हुआ, फिर अभी बहुत सारी प्रोसेशंस और भी निकली हैं, फार्मासिस्ट्स, ठीक है, बस कंडक्टर्स, इन सबको सुपर स्प्रेडर बोला गया है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, अगर आप एक सब्जी वाले को बोलेंगे कि ये सुपर स्प्रेडर है तो एक पूरी सोसाइटी में एक नेगेटिव सेंटीमेंट जाता है सारे सब्जी वालों की तरफ, सारे सब्जी वालों के तहत। तो उससे क्या होता है कि हर इंसान जो आपको एक सब्जी वाले की तरह दिखता है, ठीक है, या फिर वो आपको हर फार्मासिस्ट जिसके हाथ में आपको दवा दिख रही है कि वो लेके जा रहा है किसी को देने, या आपको बस कंडक्टर, तो आप अपने दिमाग में उसको जनरलाइज करने लगते हो, उसको स्टीरियोटाइप करने लगते हो, ठीक है। ये जो होता है ये सोसाइटी के लिए बहुत ही गलत स्प्रेड है, ठीक है। आसान नहीं होता, क्योंकि इस तरह का जब माहौल होता है, एक डर भयभीत वाला माहौल है अपने देश में कि कोविड फैला हुआ है, तो उस तरह से आपको इंडिविजुअल को सोसाइटी से अलग करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उससे जो इन लोगों पे फर्क पड़ता है उसके बारे में ये आर्टिकल बता रहा है कि इसके कितने लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं और ये किस तरह से वापस सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से इन लोग को सुपर स्प्रेडर कह देना, ठीक है। आप देखिए इसमें अगर एक वेजिटेबल वेंडर है, उसको आपने सुपर स्प्रेडर बोला, तो आपकी जो बिल्डिंग में वेजिटेबल बेचने आता है बंदा, जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं या किसी लेन में, किसी एक रोड की गली में, उसके खिलाफ आपका नेगेटिव एटीट्यूड बनेगा। अब वेजिटेबल वेंडर इज ऑलवेज वेलनरेबल, ये हमेशा वेलनरेबल सोसाइटी से ही निकल के आए हैं। तो अगर इनको आप धीरे धीरे साइडलाइन कर दोगे, इनसे आप चीजें लेना बंद कर दोगे, या इनको आप सुपर स्प्रेडर बोल के आप इनको वहां से हटा देंगे, इनको मारेंगे, पीटेंगे, इनको डराएंगे, ठीक है, इनमें से कोई भी लोग हों, फार्मासिस्ट हो गए, कंडक्टर हो गए, तो बेसिकली आपका काम तो रुकेगा ही रुकेगा इनका। लेकिन अगर जब काम रुकेगा तो दे बिकम अ बर्डन ऑन द सोसाइटी, आगे चल के इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, ठीक है। ये मैं देखिए आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एनालिसिस कंटिन्यू किया है। पहली चीज इसमें आपको ध्यान देनी कि कमजोर समूह जो होता है वो गरीब होता है। वल्नरेबल ग्रुप्स आर ऑलवेज पुअर। अगर उनकी आपने इनकम रोक दी इस तरह से उनको सुपर स्प्रेडर बुला के, तो सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति होती है। जैसे अभी आपको दिल्ली में शुरू हो गया है और बड़े शहरों में खास करके ये पहले होता है, क्योंकि बड़े शहर में जो शहरी गरीब एक वर्ड है, अर्बन पुअर, ये लोग ज्यादा होते हैं जो गांव से आते हैं, सब्जी वाले बनते हैं, रिक्शे वाले बनते हैं, आपके घरों में ये लोग काम करते हैं। तो अगर इनकी आय बंद हो जाएगी, ये लोग नेचुरली क्या करेंगे, ये लोग क्राइम करेंगे, डेकॉइटीज राइज हो जाएंगी, क्राइम अगेंस्ट विमेन विल राइज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हर जगह इसको लिखना जरूरी है
कि औरतों के खिलाफ फिर काफी अपराध और बढ़ने लगता है, स्पेशली अगर आदमी काम से निकाल दिया जाए या उसको काम ना मिले। ठीक है। और ये ऐसी चीज है, पुअर ऐसी चीज है कि ये कास्ट, रिलीजन, ठीक है, इन सब से ऊपर या इन सब से अलग होता है। अगर आप इस कैटेगरी में एक बार आ गए और फिर अगर आपकी इनकम रुकी तो आप लेजिटिमेसी हो जाती है कि, लेजिटिमेसी मतलब कि एक, मतलब ऑलमोस्ट गिवन हो जाता है कि ये लोग कहीं ना कहीं जाके क्राइम कुछ ना कुछ कर सकते हैं मजबूरी में आके, राइट। तो इसलिए जो सुपर स्प्रेडर वर्ड है, अब देखिए कैसे मीडिया जो है कहाँ तक क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी, अगर आप सोसाइटी में ये हो जाएगा कि एक पूरा सेक्शन सुपर स्प्रेडर है, अब आप समझ रहे होंगे, नाउ यू कैन लिंक द डॉट्स। तो उससे कैसे होता है, उससे इनकम रुकती है, इनकम रुकती है, क्राइम बढ़ता है, उससे नुकसान हम ही को होना है एज अ सोसाइटी। सोशल अनरेस्ट इज द बेयर मिनिमम, ये तो मिनिमम होना ही होना है। और आगे चल के जब और दिक्कतें आएंगी, अभी जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं उसमें भी काफी सुनने में आ रहा है कि आगे चल के लोग उसमें जॉब लूज कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड जो है, वर्ल्ड डिमांड अभी कहीं से पिकअप नहीं कर रही है। पहली बार आपने देखा होगा, आज अखबार में था कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं 18 साल में पहली बार इंडिया के इंपोर्ट से ज्यादा हैं। तो ये कोई आ, खुशी वाली बहुत ज्यादा बात इसलिए नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमने चीजें डिमांड ही नहीं करी तो चीजें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप चीजें डिमांड नहीं करोगे तो जो लोग उस पर डिपेंडेंट हैं उनको पैसा ही नहीं मिलेगा, राइट। और एक्सपोर्ट हम लोग जितना कर रहे थे बेसिक उतना हुआ। इससे मतलब ये होता है कि बाहर चीजों की तब भी डिमांड है, मतलब वहां के लोग फिर भी चीजें खर्चा कर रहे हैं, मतलब वहां पे थोड़ा डर कम है लोगों में, या वहां पे कोरोना ज्यादा कंट्रोल्ड है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, अभी अभी हम लोग यहाँ ज्यादा डरे हुए हैं, प्लस वैसे भी एक्सपेंडेबल इनकम अभी लोगों की काफी कम हो गई है। और इंडिया में वैसे भी देखा गया है कि सेविंग्स की हमको बहुत आदत होती है। अभी आप लोग को पता होगा, जो आप लोग ये सुन रहे हैं, तो 10 में से एक लोग तो ऐसे होंगे जिनके घर में थोड़ा बहुत उन्होंने राशन करीब करीब 1 महीने का भर के रख लिया होगा। तो वही वही एक जो सोशल एक मेंटालिटी होती है, उसकी वजह से देश अभी डिमांड नहीं कर रहा है चीजें। और डिमांड नहीं कर रहा है तो जो बेसिक वल्नरेबल ग्रुप्स हैं इनको एटलीस्ट सुपर स्प्रेडर ना बोला जाए अगर इस टाइम पे, और इंडिविजुअल लेवल पे इनको दिया जाए कि अगर उसमें एक आदमी गलती करे उसको आप पकड़िए, उसको आप सजा दीजिए, उससे आप जुर्माना लीजिए, मुआवजा लीजिए। लेकिन अगर आप पूरे ग्रुप को उस तरह से करेंगे, आप लोगों को अपने घर में फिर काम नहीं करने देंगे, बस कंडक्टर्स, आप बसों में जाना बंद कर देंगे, या बस कंडक्टर को आप डराएंगे धमकाएंगे कि यहाँ मत आओ, उनको आप सोशली डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि यहाँ से पानी मत पियो, यहाँ इस एरिया में मत घूमो, देन दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब देखिए डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीलिम्स में आपने इसको रटा होगा हजारों बार, लेकिन आप इसको कभी मेंस में यूज करते हैं लिखने के लिए? जिन लोगों ने भी मेंस दिया है, कितना मुश्किल लगता है कि रिलेट करूं कैसे मैं डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज डाल दूं। ये आपको इसी में डालना है। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A(e) क्या है ये आप लोग मुझे नीचे बताएंगे। डीपीएसपी आर्टिकल 38, 41, 43, ठीक है, सोशल जस्टिस, इनकम इनइक्वालिटी, और लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम एम्प्लॉयमेंट देना, ये तीनों चीजें इसमें छुपी हुई हैं। डीपीएसपी जो होता है सरकार के लिए डायरेक्टिव होता है कि आपको ऐसा करना है। और फंडामेंटल ड्यूटी 51A(e) क्या है, मैं आपको हिंट देता हूँ, ब्रदरहुड बना के रखना, लोगों को कास्ट, क्लैन और धर्म के नजरिए से ना देखना, उनको एक इंडिविजुअल की तरह देखना, ये है इसमें। तो ये चीज आप इसमें लिखिए। जब आप इसमें इसको लिखेंगे तो आप हर चीज को रिलेट कर रहे हैं अपने संविधान और अपने डायरेक्टिव से, जो आपकी सरकार और अपने सिटीजन्स दोनों के लिए हैं, राइट। सो व्हेन यू राइट दिस इन योर आंसर, इस तरह का जब भी आएगा वल्नरेबल ग्रुप्स पे, तो जब भी आप लिखेंगे तो आप हमेशा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पे वापस जाइए। इनफैक्ट आप डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी रटिए अलॉन्ग विद द सिलेबस। मैंने आपसे सिलेबस रटने के लिए बोला था, आप ये दोनों चीजें भी रटिए। फंडामेंटल राइट्स तो आप लोग को याद हो ही जाते हैं मोटे तौर पे, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी अगर आपको याद होंगी तो आप हर आर्टिकल में जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उससे आप इसको रिलेट करना धीरे धीरे सीख जाएंगे। और वहीं से अगर आप अपना आंसर शुरुआत करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी डिक्टेट्स कि हम ऐसा करें पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा, आपको ज्यादा नंबर देगा। और जब भी आए कि सरकार को क्या करना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है, तब आप हमेशा डीपीएसपी का सहारा लेके लिखिए कि सर डीपीएसपी में ऑलरेडी ये दिया हुआ है कि सरकार को क्या क्या करना है। ऑलराइट, फिर उसके हिसाब से आप उनकी जो स्कीमें चल रही हैं या उनके जो प्लान्स हैं उसको एनालाइज करके अपना आंसर आगे लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग में आज देखिए
ब्लेमिंग इंटायर सोशल ग्रुप्स फॉर एन इंडिविजुअल्स एक्शन लीड्स टू अनरेस्ट इन अ सोसाइटी, एनालाइज, ठीक है। सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दिस, एक व्यक्ति की कार्रवाई के लिए पूरे सामाजिक समूहों को दोष देने से समाज में अशांति पैदा होती है, इसका विश्लेषण करना है आपको, इसे दूर करने के उपाय सुझाएं। तो इसको आप वही कोशिश करिएगा, जब भी आप इसमें सुझाव की तरफ जाएंगे तो सुझाव की तरफ आप डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी से लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद आप मेजर करेंगे कि सरकारें कर क्या रही हैं अलग अलग राज्यों में और अलग अलग केंद्र में, जो आपको बेसिक करंट अफेयर से पता चलता है कि सरकारें क्या स्टेप्स ले रही हैं। फिर आप उसको डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के तराजू पे तौलिए कि क्या ये चीज इससे पूरी हो रही है, क्या माइग्रेंट लेबर जो वापस गए थे उनके अनएम्प्लॉयमेंट का ख्याल रखा गया, ठीक है, क्या यहाँ पे सोशल जस्टिस हुआ कि नहीं हुआ, क्या जो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि तुम सुपर स्प्रेडर, क्या ये लोग अपनी फंडामेंटल ड्यूटी निभाते हैं। तो इन सब चीजों पे जब आप आंसर लिखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल राइट, चलिए फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद एंड जय हिंद।